गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप बढ़िया हो। सो वेलकम एवरीवन। सो यस, वेलकम वेलकम। थैंक यू आज टाइम निकालने के लिए, क्योंकि क्रिसमस ईव है तो काफ़ी लोग पार्टी मोड में होते हैं, तो भी आप यहाँ आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो चलिए बात करते हैं। आज हम लोग ईएमएस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ईएमएस सेक्टर जैसे आपको पता है तो काफ़ी हद तक अच्छा खासा उसमें फॉल आया है। अभी यहाँ से क्या करना है, क्या आपको बाय करना चाहिए या किस तरह से? क्योंकि स्टॉक्स जैसे हम लोग बात करेंगे तो केन्स ले लो, फिर अपना डिक्सन टेक्नोलॉजीज ले लो, फिर एक मिनट, एम्बर, देन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, कितने सारे स्टॉक्स है जो बहुत गिर चुके हैं। तो अभी इसमें करना क्या है वो हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मैं एक एक फैक्टर्स बताऊंगा क्यों ये स्टॉक्स गिरे। एंड एज ए ईएमएस सेक्टर आपको इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप मेरी आवाज़ सुनाई दे रहे हो देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो चलिए बात करते हैं ईएमएस सेक्टर। तो ईएमएस सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इसमें होता क्या है कि बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। यानी क्या होता है कि अगर आप यस यस दीनाबंधु, दिनेश भाई, सत्यनारायण, कि जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है जैसे सैमसंग है। ठीक है, अब सैमसंग सब कुछ तो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, तो उनके कुछ वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें वो कॉन्ट्रैक्ट पे देती है। जैसे आईफोन, आईफोन कैसे है? अभी आईफोन 17 पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ, करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी उनकी होती है, लेकिन असेंबली से लेके वो कंपोनेंट ज्वाइन करने से लेके सब कुछ वो फिर क्या करते हैं कि ये थर्ड पार्टी को देती है। जैसे ये डिक्सन हो गया या केन्स हो गया या पीजी इलेक्ट्रोपास हो गया, वो सब ये सब असेंबल करके उनको प्रोडक्ट बना के देते हैं। सिंपल भाषा में कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। जैसे ऑटोमोबाइल्स में भी कैसे होता है, ऑटोमोबाइल्स में ऑटो कंपोनेंट्स यहाँ बनते हैं, वैसे यहाँ यहाँ पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी का जो पेटेंट होता है वहाँ होता है। सिमिलरली अगर आप फार्मा में भी आपने देखा होगा कि सीडीएमओ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी क्या करते हैं कि जो फार्मा कंपनीज अपने खुद की रिसर्च करके कोई दवाई बनाते हैं और वो एफडीए से अप्रूव हो जाती है, फिर वो दवाई का मैन्युफैक्चरिंग इन सब कंपनियों को देते हैं। जैसे लॉरस लैब हो गया, सिंजीन हो गया, डिवीस लैब हो गया, जो वो पूरा कहते हैं ना कि प्रोडक्ट बनाती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब कंपनीज भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं और उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं होते, पाँच छः सात आठ बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं। उसके लिए पूरा वो लाइन सेटअप करते हैं और पूरा फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सॉरी, असेंबली से लेके सब कुछ करते हैं। अभी वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मेन कंपनी इन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई इस तरह से बनाना है, ये कंपोनेंट्स यूज करनी है, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। तो सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड होता है। और वो भी डॉक्यूमेंट होता है कि बेसिकली कि आप यहाँ से कोई आरएनडी कहीं शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, यानी ना कैसे करते हो आप वो सब किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो प्राइवेसी भी काफी रहती है। यस, फॉक्सॉन, करेक्ट करेक्ट। तो ये ईएमएस सेक्टर है। अब ईएमएस सेक्टर क्यों अभी इतनी डिमांड में था पिछले 2 साल में? अगर आपने देखा हो तो जैसे डिक्सन हो गया, केन्स हो गया, सिरमा हो गया, काफी सारे स्टॉक, एम्बर, सभी बहुत बड़े थे। पीजी इलेक्ट्रोपास, क्यों? क्योंकि जो ये स्कोप है वो बहुत ही बड़ा स्कोप है। आगे जाके और बड़ा हो सकता है। क्यों हो सकता है? उसके लॉजिकल रीजन है। अब सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो हम लोग है ना, पूरे वर्ल्ड का 3 से 5%, 3 से 4% नहीं यहाँ करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग। चाइना मैक्सिमम है, 30 to 40%। अगर आप देखो वर्ल्ड का पूरा कॉन्ट्रैक्टिंग चाइना में जाता है। और वो थीन मार्जिन में काम करते हैं लेकिन बल्क में काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है।
तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। अभी चाइना के तो आपको इश्यूज पता ही, और यूएस के चाइना के साथ रिलेशनशिप कैसे पता है, और चाइना उस तरह से ना, वो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी में चोरी भी कर लेता है, तो काफी हद तक काफी सारी कंपनीज इंडिया तरफ मूव हो रही है। और इंडिया में क्यों मूव हो रही है वो भी आप समझो, क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है एक्चुअली। अपने अभी चाइना से भी आगे निकल गए, वर्ल्ड के नंबर वन कहते हैं ना सबसे पॉपुलेशन कंट्री में है तो हम है। स्किल लेबर है, सस्ता है, हमारा हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है, $250 पर, $2,500 पर मंथ। ओके, $2,500 पर ईयर, सॉरी। फॉर अ कंट्री लाइक चाइना में कितना हो गया है, चाइना में ऑलरेडी काफी हद तक तो 16-17 हजार तक पहुंच गया है। और अगर आप यूएस देखो तो $60,000 है। तो कहते हैं ना, लेबर कॉस्ट यहाँ बहुत ही सस्ता है, जमीन है प्लस स्किल लेबर है। तो इसलिए ये सब कंपनियां यहाँ आती है, क्योंकि यहाँ ऐसी कंपनियां जो ये सब असेंबल करके आपको दे सकती है। बाय द वे, आगे जाने से पहले अगेन जो भी ज्वाइन हुए गाइस, हैप्पी क्रिसमस टू, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट ए टाइम। जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइस, मैं सीए तपन दोशी और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अभी मैं जो भी स्टॉक्स की बात करूंगा वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, कोई बाय और बाय रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो बाय रिकमेंडेशन है हमारे क्लाइंट्स को देते हैं पोर्टफोलियो बिल्डर में। और आज क्रिसमस है तो उसके लिए भी एक स्पेशल ऑफर है, तो एंड तक जरूर रहेगा। लेकिन मैं आपको पूरा समझूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूंगा, लेकिन ये बाय सिग्नल या सेल सिग्नल पकड़ के मत चलना, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, वापिस आते हैं। तो चाइना के वजह से इंडिया में काफी कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि पीछे 3-4 साल में ये सभी स्टॉक जो मैंने कुछ नाम दिए, वो ऑलरेडी स्टॉक्स बहुत भाग चुके थे ऑलरेडी। चलो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीनर शेयर करता हूँ, तो जिससे आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में। 1 मिनट, 1 मिनट कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यस। सो चलिए, जैसे डिक्सन की बात करते हैं, तो डिक्सन की हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो अगर आप प्राइस देखिए पीछे 10 साल का भी हम लोग चार्ट निकाले, तो आप देखिए कि मैक्सिमम निकल रहा है। तो 2019 तक ये 685 या कहते हैं 400-500 रुपए के आसपास घूम रहा था। 2020 से उसने चालू किया, यानी अभी 5 साल हुए, और वो 700 रुपए से ऑलमोस्ट 18,000 रुपए चला गया। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा जंप हुआ, बहुत ही बड़ा जंप हुआ। तो इसके वजह से क्या हुआ कि, और ये क्यों जंप हुआ, जैसे मैंने बोला कि काफी हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, वो असेंबली के लिए इंडिया में आने लगे, और उसका फायदा इसको है। तो वैल्यूएशन भी अगर आप देखो, पी रेशियो एक समय पे 2020 की हम लोग बात करें तो कितना था, 40 था, 35-40। और अब फिर वो कहाँ तक पहुंच गया, 200 तक। अभी वो एक अच्छा खासा करेक्शन आ रहा है 59। तो आप ये देख रहे हो किस तरह का एक बड़ा करेक्शन आया है। जबकि अगर आप इसका ईपीएस देखोगे तो वो बढ़ ही रहा है। ठीक है, वन। तो आप ये रीजन के वजह से पी रेशियो सडनली गिर रहा है, कि पी इसलिए गिर रहा है क्योंकि ईपीएस बढ़ रहा है तो भी प्राइस गिर रहा है। और वो कोई रीजन नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग आई है। सिमिलरली दूसरा एक मैं स्टॉक ले लेता हूँ, मैं थोड़े स्टॉक ले लूंगा तो आपको क्या पता चलेगा। आई थिंक केन्स भी ले लेते हैं, 1 मिनट। ओ सॉरी 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 गाइस, 1 मिनट। तो आपको, बाय द वे, आप लोगों ने किसने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, केन्स हो, डिक्सन हो, सिरमा हो, या इन सब में इन्वेस्ट किया है, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, यस, ओके, या। तो काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो चले हम लोग केन्स की बात करें, केन्स में भी क्या हुआ अगर आप देखें, तो ये भी अगर पूरा मैं देखूं तो ये भी स्टॉक कहीं 700 के आसपास घूम रहा था, ऑलमोस्ट 10 गुना हो गया, और अभी एक सडनली ये एक डीप आया है। ठीक है, तो ये सब स्टॉक में क्यों डीप आया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉजिकल रीजन तो आपको भी पता है कि वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका था। अगर ये कौन सा एम्बर भी देखिए आप, एम्बर भी कौन सा 800 रुपये से 10 गुना हो गया था वो कुछ सालों में।
सिमिलरली अगर हम लोग सिरमा की बात करें, सिरमा भी वैसी हालत है, सबका सबका यानी इन शॉर्ट सबकी ये हालत है। ठीक है। अभी क्या हुआ था कि इसमें कुछ वैल्यूएशन का भी इशू है, कुछ आपने कहते हैं ना कि मैनेजमेंट का भी इशू है। तो हम लोग एक के बाद एक कंपनी स्पेसिफिक जाते हैं और समझते हैं। डू यू वांट टू गो एज पर कंपनी स्पेसिफिक देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स? तो थोड़ा समझो आप। क्यों है कि मैं ऐसे तो बोल दूंगा ये मैं सेक्टर अच्छा है ये वो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इन सब कंपनियों से प्रॉब्लम्स क्या आती है। तो क्या होगा कि आगे जाके नो यू यू कैन बी केयरफुल ऑन दिस वन। ओके। तो चलिए, यस। ओके, यस, ग्रेट। तो जैसे अभी हम लोग डिक्सन की बात करते हैं, ठीक है, तो एक एक करके स्टॉक लेते हैं। तो टॉकिंग अबाउट वेरियस स्टॉक गाइस, देखो डिक्सन जैसे हमें भी पता है कि बहुत ही अच्छा भागा था, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन क्या हुआ कि जो वैल्यूएशन फैक्टर है ना वो थोड़ा हिट हो गया। अच्छा, केन्स को पहले लेना है। चले चले, कोई बात नहीं, चलो पहले 1 मिनट, आई आई जस्ट टेक केन्स। अच्छा, केन्स में क्या इशू हुआ था? केन्स में क्या इशू हुआ था? देखो केन्स में एक ही इशू हुआ था कि जो सबसे बड़ा इशू यही था कि उसका जो मैनेजमेंट डिस्क्लोजर था ना वो एक ठीक ठाक नहीं था। और उसके वजह से ना ये स्टॉक गिरने लगा था। यानी कहते हैं कुछ रिलेटेड पार्टीज होती है जो ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लेके सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था। फिर कह सकते हैं कि जो सब्सिडरी में 320 करोड़ का पेएबल्स दिखाया था वो नो, और 100 करोड़, 80 करोड़ का परचेज यानी दूसरी बुक्स में नहीं दिखाया। ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो नो 45 करोड़ का जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल था वो भी काफी हद तक ना ओवर 1 ईयर रेस था, आउटस्टैंडिंग था, वो भी रेस नहीं किया था पहले। कंटिंजेंट लायबिलिटी सडनली 520 करोड़ हो गई जो 18% उनकी नेटवर्थ की थी। और उसके वजह से अगर आप देखो तो ये स्टॉक अगर आप देखें किस तरह से गिरा है, ये स्टॉक जबरदस्त गिरा है, करेक्ट। ये यहां से देखिए कि ये 7,300 गया था और ये सडनली 4,100 आ गया। अगर मैं लास्ट 6 महीने का चार्ट लूँ तो आप देख रहे हो किस तरह से गिरा है। क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट के जो इश्यूज थे और डिस्क्लोजर के इशू थे वो बहुत ही जबरदस्त रहे। यानी यानी मार्केट को अच्छा नहीं लगा और लगना भी नहीं चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि भाई अब इतना कमाते हो तो आप डिस्क्लोजर तो प्रॉपर दो। उसने नहीं किया। अभी आप बोलोगे तपन ये जो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं किया है या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑल दैट, क्या ये बड़ा मामला है? तो देखो अगर आप मुझे पूछो तो मामला तो बड़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि देखो अगर मैनेजमेंट में अगर इशू आ गया ना तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और मुझे यहाँ वही सबसे बड़ी जो दिक्कत लग रही है वो मैनेजमेंट की दिक्कत है कि मैनेजमेंट इज नॉट सो, कहते हैं ना कि नो इस तरह से नो उन्होंने बिहेव नहीं किया कि भाई हम लोग शेयर होल्डर को पूरी ट्रांसपेरेंसी रखे। सो इट इट इज अ बिग इशू, कोई डाउट नहीं। और मैं इसलिए ये गिरना भी चाहिए था स्टॉक। और लेकिन देखो एक चीज समझो कि केन्स टेक्नोलॉजी ने अभी तक जबरदस्त परफॉर्म किया। अगर मैं आपको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी और वो सब का दिखाऊं तो आप देखिए कि सेल्स ग्रोथ किस तरह से है। 5 ईयर्स का 49% है, 3 साल का 57 है, 5 साल से 95% से प्रॉफिट ग्रोथ है। तो आप बोलोगे कि ये कुक्ड भी हो सकता है ना, यानी सही भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, चांसेस है। इसलिए हमें इसमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसमें आपको बेसिकली यू हैव टू वेट फॉर द मोर एंड मोर, कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर है उसमें बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। ओके। तो अगर आप बात करो तो पॉजिटिव में जैसे नो मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नो वो डिस्क्लोजर मिस हो गया। अब कैसे हुआ मुझे पता नहीं है। फिर कुछ कुछ उनका जो सेमीकंडक्टर का जो एम्बिशन है ना वो भोपाल फैसिलिटी वो 352 करोड़ की चालू हो रही है। ऑर्डर बुक उनका ऑलरेडी इम्पैक्ट है। ओके, गवर्नर रिस्क के लिए जो भी इशू हुए हैं वो आगे जाके वो ठीक करेंगे। तो अभी आप तो क्या होना चाहिए कि अगर केन्स को वापिस 40-45% गिर गया तो वापिस अपने ऑल टाइम हाई टच करने के लिए क्या होना चाहिए? तो पहले तो जो मैनेजमेंट है उसको पूरा डिस्क्लोजर प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर वहां नहीं आता है तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। काफी हद तक जो रिसीवेबल्स है, जो पुराने पुराने रिसीवेबल्स है, क्या वो उसकी प्रॉपरली बुकिंग हो रही कि नहीं हो रही? और कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है ना उन्होंने 18% अपना नेटवर्क का बताया है।
क्या उसमें डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं। कैश कन्वर्जन साइकिल भी है ना, आप देखो तो 22 दिन के जो बहुत हाई है। ये सब है ना कोटक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ने ये सब निकाल के दिया था, और तब से इनकी हालत टाइट हुई है। और ऑडिटर भी क्या कर रहा है पता नहीं, क्योंकि ऑडिटर भी अभी मैं खुद सीए हूँ, लेकिन ऑडिटर ने अपना काम ठीक ठाक नहीं किया है, एंड दैट इज द इशू। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर नो वॉचिंग दिस स्टॉक। आई डोंट नो आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो कि नहीं यूट्यूब में, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने आगे भी डिस्कस की थी। बिकॉज यहाँ मैंने कुछ ये आप देख रहे हो, जस्ट इफ यू आर फॉलोइंग मी और नॉट, जस्ट आई वाई फॉर यस इफ यू आर फॉलोइंग मी। और देखिए ये कुछ टीवी के इंटरव्यूज भी है, एनडीटी के एंड ऑल दैट। मैं टीवी में भी रेगुलर आता हूँ हर रोज। तो इसमें भी मैंने केन्स का बनाया था, कहाँ गया, ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये केन्स का वीडियो एक बार देख लेना आप। इवन डिक्सन पे भी बनाया था। तो आपको है ना थोड़ा डिटेल में आपको पता चलेगा कि भाई क्या इश्यूज है और क्यों ये सब हो रहा है। आज भी मैंने टाटा मोटर्स रिलेटेड नो के बारे में डिटेल में बताया, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल। वो 8-9 मिनट के वीडियो में ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएगी, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कमिंग बैक टू भाई, तो क्या लग रहा है इसमें कि क्या होना चाहिए। एक मिनट में वापस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, स्क्रीनर चालू कर देता हूँ। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि ये कंपनी के साथ प्रॉब्लम यही है कि डिस्क्लोजर ठीक नहीं है। तो रुक जाओ, जब ऐसी सिचुएशन आती ना, यू हैव टू वेट। सडनली जंप नहीं कर देना है, जस्ट बिकॉज स्टॉक नीचे आ गया जंप नहीं करना है। आपको पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। दिनेश भाई, सिरमा के लिए भी मैं बात करूंगा। शालिक केट्स को किस प्राइस पे ले सकते हैं। शालिक मैं तो अभी थोड़ा केयरफुल रहूंगा वो स्टॉक पे। देखिए क्या होता है कभी कभी कि डिस्क्लोजर एक बार आ जाए, आप बोलोगे नहीं तो अपन डिस्क्लोजर आ गया तो ये स्टॉक भागेगा, उसका रेवेन्यू देखो, प्रॉफिटेबिलिटी देखो। लेकिन यार पास्ट में इतने खराब एक्सपीरियंस मैनेजर के साथ हो चुके हैं ना मेरे भी, तो चाय भी फूंक फूंक के पीनी पड़ती है। अगर मैं एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर की बात करूँ कि मुझे मेरे क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करना है, तो मैं 10 बार सोचूंगा। क्योंकि अगर 20, 25, 30 करोड़ का भी अगर लॉस आ गया, या 50, 100 करोड़ का, तो इनका मार्जिन जो होता है ना वो बहुत थीन होता है। करेक्ट। तो इसके वजह से ना आपको एक अच्छा खासा यहाँ फिर आपको लॉस दिखेगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा केयरफुल रहना चाहूँगा। 50, 100 करोड़ का भी आ जाए, अगर कुछ बुक्स में प्रॉपरली एंटर नहीं हुआ है तो वो सब दिक्कत होती है। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहो, देख के आपको इन्वेस्ट करना है। ओके, फिर आपकी मर्जी है इफ़ यू वांट टू, बट अदरवाइज कंपनी इज गुड। लेकिन वो ये ना कि मैनेजमेंट का इशू। अभी हम लोग और एक स्टॉक की बात करते हैं, वो है डिक्सन की बात करें। हम लोग आज डिक्सन की बात करेंगे, सीरमा की बात करेंगे, एम्बर की बात करेंगे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं सबको आपको बताऊंगा। अभी डिक्सन में क्या इशू है, डिक्सन साला क्यों गिरा है। डिक्सन भी अगर आप देखो तो अपने टॉप से 34% गिर चुका है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ। तो ये ऑलमोस्ट 34% गिर चुका है। तो ये क्यों इतना गिरा है, द रीजन इज सिंपल कि वहाँ भी इशू हुआ है। इशू मैनेजमेंट का नहीं है, यहाँ इशू है ओवर वैल्यूएशन का। क्योंकि ये स्टॉक जैसे हमें पता है कि ना पी रेशियो ऑलमोस्ट 212 के आसपास पहुंच गया था। और अभी वही करेक्शन थोड़ा मोड आ रहा है कि भाई इसमें थोड़ा करेक्शन है, ऑलमोस्ट 34% अभी आप देखो डाउन है। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो प्रॉब्लम एक और एक इशू जो इसके डिक्सन के साथ हुआ है कि इनका जो वीवो वीवो एक बड़ा क्लाइंट है। देखो इनके भी 4-5 बड़े क्लाइंट है। ठीक है, उसमें वीवो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 से 25% से ज़्यादा वीवो एज ए क्लाइंट कंट्रीब्यूट करता है। अब वीवो के सामने गवर्नमेंट का बेसिकली केस हो रहा है कि ये कि क्या होता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है। अब टेंशन ये है कि अगर वीवो इंडिया से बाहर निकल गया तो इनका एक बड़ा क्लाइंट चला जाएगा, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अगर इनके पीएलआई स्कीम भी क्या होते हैं, पीएलआई क्या होता है। ओके, पीएलआई जो गवर्नमेंट इशू करती है ना, वो क्यों करती है। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम होती है, और बेसिक प्रायोरिटी लिंक इंसेंटिव स्कीम होती है, जिससे क्या होता है कि इन सब कंपनी को कंसेशन मिलता है। अब वो जो मोबाइल्स और टेलीकॉम और वो सब के लिए जो पीएलआई दिया था वो 2026 में एंड हो रही है। तो अभी इनको जो कंसेशन मिलता है वो अगर कम हो गया तो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा।
उस लेवल की वजह से केन्स गिर रहा है। अगर आप देखोगे ना तो केन्स का मार्जिन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इफ आई कैन शो इट टू यू, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अगर आप देखोगे, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, 5% दिख रहा है। तो ये जो मार्जिन है बहुत ही कम है। करेक्ट, जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट इफ यू आर एबल टू सी दिस। ओके, तो ये मार्जिन बहुत ही कम है। ठीक है, सबके मार्जिन कम है। देखो ये हेवल्स के 6 है, ठीक है, आईकोर तो, क्योंकि काफी हद तक इन सबके मार्जिन कम होते हैं। तो अगर पीएलआई स्कीम ही ऑलमोस्ट 0.7 to 1% है ना, पीएलआई स्कीम कंट्रीब्यूट करते हैं इनके मार्जिन में, अगर वो चली गई तो क्या होगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है कि आप समझो कि फॉर एग्जांपल आपको असेंबली करनी है, करेक्ट, उसमें जैसे टीवी टीवी असेंबल करना है तो उसमें जो ट्यूब होती है, करेक्ट, या तो कुछ पैनल्स होते हैं। तो वो पैनल्स कहीं से बाहर से आते हैं और आप ऐसे में करते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी पैनल्स पे काम करेगा, ट्यूब्स पे काम करेगा, खुद की प्रोडक्ट लाएगा। और अगर वो प्रोडक्ट जो मेन मैन्युफैक्चर है, ओके, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, उसने अप्रूव कर दी तो वो अपने प्रोडक्ट लगा सकता है इन सब टीम में, और उसका मार्जिन थोड़ा हाई होता है। तो ये जो 4-5% का जो मार्जिन है ना, उसको हाई करने के लिए ये खुद की प्रोडक्ट लाते हैं। तो उस तरह से वो मार्जिन हाई होता है। ठीक है, तो वो लोग उस पर ट्राई कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं नए नए प्रोडक्ट्स में, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सबसे बड़ा जो इनमें इस कंपनीज में इशू यही होता है कि जैसे वीवो का इशू है ना, कि कई भाई कुछ ही कंपनी पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। तो थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, प्लस पीएलआई स्कीम पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये लोग ट्राई करते हैं कि भाई हमें उस तरह से मार्जिन मेंटेन करके अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं जिससे मार्जिन मेंटेन हो। तो आगे जाके इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके सामने इनको पूरे के पूरा, कहते हैं ना, सप्लाई चेन नहीं, पूरा वो कहते हैं ना, फैक्ट्री सेटअप करती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग आए, सैमसंग ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ मोबाइल फोन्स इनसे बनाना चाहते हैं, तो इनको एक पूरी प्रोडक्ट लाइन बनानी पड़ेगी, एक पूरी असेंबली लाइन खड़ी करनी पड़ती है। ठीक है, अब वो जो कैपेक्स होता है खुद का होता है। अभी इनका कैपेक्स ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का है, जो कहते हैं ना कि कंपोनेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, प्लस असेंबली लाइन के भी अलग अलग कर रहे हैं। तो ये जो कैपेक्स अपफ्रंट आता है, अपफ्रंट लगाना पड़ता है। फिर जब पैसे आते हैं क्लाइंट्स के पास, वो धीरे धीरे आते हैं। क्या होता है, वो एक दिक्कत है। जैसे अगर आप पीएलआई स्कीम की भी बात करें, जो गवर्नमेंट से पैसे आते हैं ना, वो 1 साल बाद आते हैं, 6 महीने बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि समझ लो आपने पूरे साल का मैन्युफैक्चर कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं लेकिन असेंबली कंपोनेंट्स बना के भेज दिए। फिर वो जो होता है वो पूरा रिसिप्ट वहाँ जाता है गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट ऑडिट करता है, फिर वो 3-4 महीने के बाद रिलीज होता है। तो इनका जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, ऐसे तो नेगेटिव है, ऐसे नेगेटिव क्या, कभी कभी क्या होता है इसमें, एक और एक फायदा भी है, मैं बताता हूँ आपको, कि ये जो कंपोनेंट्स कहीं से लेके आते हैं ना, वहां से भी क्रेडिट में लेते हैं। ओके, तो वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं वहां बच जाता है, और यहाँ से फिर जो ओईएम होते हैं वो पैसे देते हैं। लेकिन कैपेक्स कैपेक्स बड़ा होता है इसमें, और इसमें एफिशिएंसी और वेरी थीन मार्जिन होता है। तो उसके वजह से थोड़ा भी अगर कंपोनेंट्स के प्राइस ऊपर नीचे हो गए ना, तो इनका मार्जिन चला जाता है। सो ये सब थोड़ा केयरफुल रखना पड़ता है। और इसलिए इन सब स्टॉक्स में ना वॉल्यूम पे काम करना पड़ता है, नॉट ऑन मार्जिन्स। मार्जिन तो अगर केन्स ले लो, सिरमा ले लो, या डिक्सन ले लो, पीजी इलेक्ट्रो, इनका मार्जिन 1-2% बढ़ गया ना, तो प्रॉफिट में बहुत ही बड़ा जंप आ जाता है। तो क्या ये वॉल्यूम उस तरह का सस्टेन कर पाएंगे? दैट इज द मेन थिंग। ओके, अभी वही यही सब इशू अगर आप बोले तो यही हुआ। अगर अभी अभी आप बोल रहे हो कि डिक्सन का फायदा ये है कि आप देखो कि इनका जो आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, आप यहाँ क्या है, 1 मिनट। ये रहा, आप देखिए कि आपका इसका रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, दिख रहा है, 54%, 55%, प्रॉफिट ग्रोथ 45-60%। तो ये वॉल्यूम पे खेलते हैं। तो क्यों इनको हाई पी मिला? अभी भी अगर आप पी देखोगे तो ऑलमोस्ट 59 का है, जो काफी कम हुआ है। एक समय पे तो 200 पे था,
क्यों इतना मिल रहा है? क्योंकि ये वॉल्यूम पे काम करता है, इनका बहुत ही फास्ट सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ये अगर समझ लो 15-20% पे काम करेंगे ना, यानी ग्रोथ होगा ना, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी में, तो ये स्टॉक प्राइस और गिर जाता है। लेकिन क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी, इसलिए पी ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो वही पॉजिटिव पॉइंट है कि ये कहते हैं ना कि चाइना का जो इशू है, इसके वजह से इन कंपनी को फायदा हो रहा है। अभी ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स का मार्जिन बढ़ सकता है, और कुछ कुछ ओडीएम और जेवी भी फाइनलाइज करे तो आगे जाके उसमें भी फायदा हो सकता है। अभी क्या होना चाहिए जिससे ये जो 34% डिक्सन गिर गया वो वापस आए? तो पहली बात तो पीएलआई का जो बेनिफिट मिल रहा है, अगर वो सनसेट हो रहा है यानी वो बंद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको मार्जिन अप लाना पड़ेगा खुद के प्रोडक्ट्स बना के। ऊपर से जो कहते हैं ना कि डिले नहीं होना चाहिए इन सब चीजों में। ओके। मार्जिन स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और प्लस क्या होता है कि इनको और नए बड़े बड़े कस्टमर लाने पड़ेंगे। ये समझ लो वीवो चला गया तो भाई इनकी तो हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि 20-25% वीवो ही करता है। ठीक है। तो वीवो फिर थोड़े चाइनीज रिलेटेड क्या होता है, वो कंपोनेंट्स काफी सारे मंगाते हैं चाइना से, तो वहां भी अगर थोड़ा डिस्टरबेंस आता है तो इनको प्रॉब्लम है। लेकिन आप बोलोगे स्कोप कैसा है? जबरदस्त स्कोप है, कोई डाउट नहीं है। ईएमएस का स्कोप सबसे ज्यादा अच्छा है। द ओनली थिंग इज क्या है, ये सब मेंटेन कर पाते हैं जो मैंने पॉइंट्स आपको अभी बोले हैं, वो अगर मेंटेन करते तो ये जबरदस्त आपको ग्रोथ ओवर द इयर्स दे सकते हैं। बाय द वे गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? देन जस्ट है वी फॉर वैल्यू, होप यू आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ दिस। और हम लोग दो तीन स्टॉक्स की बात करेंगे गाइस। ओके, ग्रेट ग्रेट। यस, उदय, सतीश, दिनेश, जगदीश, रोहन, नलिनी, थैंक्स श्रीकांत। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं और एक स्टॉक लेते हैं, और वो लेते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास लेते हैं। ठीक है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास मैंने लिया कि नहीं लिया, एक मिनट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास की क्या कहानी थी? पीजी इलेक्ट्रोप्लास आपको पता है, ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 44% डाउन है। ओके। काफी हद तक गिर गया। और इसका भी इशू वही है कि इसकी भी इन्वेंट्री काफी बढ़ी। आप देखिए कि ये क्या हुआ सितंबर में, अगर आप देखो तो ये स्टॉक का सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट आ गया फ्रॉम, जबकि मार्च में 145 था। ठीक है। तो रीजन वही है कि इसकी इन्वेंट्री काफी बढ़ गई, इसकी इन्वेंट्री काफी बढ़ गई। और रीजन क्या है कि देखो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास क्या करता है, वो भी असेंबली करता है, वो है ना जो कहते हैं ना कि या एसी एंड ऑल दैट। ओके। तो वॉशिंग मशीन हो, एयर कूलर्स हो, और वो सब। ठीक है। और उसमें अगर आप देखें ना तो लास्ट समर में क्या हुआ, लास्ट समर में ना समर जल्दी खत्म हो गया और बारिश जल्दी आ गई। उसके वजह से क्या हुआ कि एक बड़ी इन्वेंट्री पीजे इलेक्ट्रोपास की, ऑलमोस्ट 1300 करोड़ की इन्वेंट्री उनके पास रह गई। ठीक है, वो बेच नहीं पाए। ओके। यानी बाहर आगे माल ही नहीं बिका। और वो 1200 से करोड़ जो लास्ट अगर आप देखे हो ना, तो वो 1300, वो 300 करोड़ के आसपास इन्वेंट्री, वो 1200 यानी 4 गुना हो गई। और वो ऑर्डर कैंसिलेशन हो गया उसका। यानी ऐसे क्योंकि वो असेंबली करते हैं तो मेन कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चर को बेहतर, मैन्युफैक्चर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो इन्वेंट्री घर पे रहेगी। ठीक है। तो काफी हद तक उसके वजह से ना एक बड़ा फॉल आया, और ये वजह से ना उनके पास अच्छा खासा स्टॉक इकट्ठा हो गया। वो प्राइमरी रीजन था पीजी इलेक्ट्रोप्लास का गिरने का। और जैसे मैंने बोला ना कि यही होता है, अगर थोड़ा भी अगर बैकलॉग आ जाता है, ओके, तो इनका बड़ा इशू आ जाता है, इनका बड़ो बड़ा इशू आता है। और इसलिए आपको इन्वेंट्री की क्या मूवमेंट प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही, वो हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो। ऊपर से क्या हुआ है कि थोड़ा देखो, और ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव, के मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई ये जो 1200 करोड़, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पूरा बेड डेप्स हो, ये नहीं कि ऐसा नहीं है। ठीक है। आगे जाके जो ये क्वार्टर गया अक्टूबर टू दिसंबर में, होपफुली
काफी हद तक इन लोगों ने माल बेचा होगा और जनवरी फरवरी में भी होगा। ठीक है। लेकिन अभी भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये इन्वेंट्री प्रॉपरली निकली है और किस प्राइस से निकली, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी इन्वेंट्री निकल नहीं रही है तो आप एक अच्छा खासा डिस्काउंट देते हो। वो डिस्काउंट के वजह से ना सडनली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ से अगर अगर इसको भी ऊपर जाना है पीजी इलेक्ट्रोप्लास को, तो पहले तो इन्वेंट्री ये 1200 करोड़ की कम होनी चाहिए। फिर ऊपर से नो क्लियर होके कितना डिस्काउंट होगा, कम से कम डिस्काउंटिंग में ये इन्वेंट्री क्लियर होनी चाहिए। ऑर्डर कैंसिलेशन जो आ रहे थे अभी वो स्टॉप होने चाहिए और मंथली प्रोडक्शन ना स्टेबलाइज होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका ऑर्डर कैंसिलेशन आने लगे तो भी आपका रेवेन्यू को डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है। उससे ये इन्वेंट्री इतनी सारी इकट्ठा हो गई कि उनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव चला गया। तो अभी वो ठीक ठाक होना चाहिए तभी जाके ये कंपनी स्टेबलाइज होगी। और जो डिमांड होपफुली अक्टूबर टू दिसंबर जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ था उसके वजह से होपफुली इनको फायदा हुआ होगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो इनके पास नो एट द एंड ऑफ द डे फिर क्राइसिस हो जाती है। ठीक है। इवन अगर हम लोग देखें जस्ट अ मिनट, तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको देखने की, इवन अगर देखें तो बाकी सब तो रेशियोज तो ठीक है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि क्या ये समय पे सब कुछ क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। अदरवाइज पीजीपी इलेक्ट्रोप्लास भी एक स्टॉक जो ओवरऑल अभी देखे कि बहुत ही अच्छा चला था। आप देखिए ये स्टॉक कहीं नहीं था, 7 रुपये 7 रुपये चल रहा था 2019 में, ये 1000 रुपये चला गया था। सोचो क्या भागा है। लेकिन थोड़ा आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक। ओके। सो नाउ लेट अस टेक अनदर कंपनी लाइक सिरमा। हाँ, सिरमा एसजीएस। सिरमा एसजीएस भी कहते हैं ना कि वो प्रिसीजन और नो एंड यूज इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही काम आते हैं। ये भी देखिए, ये भी ईएमएस में है। ठीक है। और इनके प्रोडक्ट्स भी अगर आप देखते हो तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, मदरबोर्ड्स और वो सब बनाती है। अभी ये स्टॉक इतना गिरा नहीं है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखो तो 19% गिरा है। ठीक है। और इसका भी अगर हम लोग रेवेन्यू जंप एंड ऑल दैट देखे तो अच्छा खासा है। इस साल नहीं हुआ है, इस साल इतना नहीं हुआ है, लेकिन आप देखो ओवरऑल द ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट जंप इज देयर। अब सिरमा एसजीएस की हम लोग जब बात करें तो सिरमा एसजीएस भी अगर देखें तो काफी हद तक मार्जिन कॉम्प्रेशन की वजह से ये ज्यादा गिरा था। ठीक है। अगर इबिटा मार्जिन है ना, इसमें भी यही दिक्कत है कि जो इबिटा मार्जिन है ना इसका बहुत ही कम है, बहुत ही थीन मार्जिन पे चल रहा है। देखो 66 करोड़ है आउट ऑफ 1000, यानी बहुत ही कम है। तो 4-5% ही अगर आपका इबिटा मार्जिन रहेगा तो वो डायरेक्टली आपको दिक्कत में ला देगा। ठीक है। और आगे जाके मुझे लग रहा है कि यहाँ से इनका कॉपरेशन होता है कि नहीं, क्योंकि ये देखिए ये ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखो 12 था, फिर 9 10, ये ऊपर जाना चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन। इसमें और क्या प्रॉब्लम हुई थी कि काफी हद तक नो मार्जिन के डाउनग्रेड और जो कंपोनेंट्स जो बेच रहे थे ना उसका मिक्स सही नहीं था। और उसके वजह से ना आप कह सकते हैं कि ना जो कहते हैं ना कि एनालिस्ट बोल लो या इन्वेस्टर बोल लो ना, वो लोग खुश नहीं थे इसका, इवन दो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट रहा। तो काफ़ी वैल्यूएशन सेंसिटिविटी इसमें रहती है, एग्जीक्यूशन भी है थोड़ा प्रॉब्लम एक्सपोर्ट में। लेकिन ये जैसे देखिए ये 61 पे पी पे खड़ा है। अगर इसका पी भी देखिए, इसका भी पी ऑलमोस्ट 105 था, थोड़ा ठीक हुआ है अभी, नीचे आया है। और इसका ईपीएस भी बढ़ा है। लेकिन वो ये कि इसको भी बहुत ही टाइट रूप में रख रहे हैं। और प्लस क्योंकि बाकी सब ईएमएस स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो अगर गिरते हैं तो ये भी गिरता है। लेकिन स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई बुरा ही नहीं है। और जो सेगमेंट में है वो भी अच्छा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज आपको थोड़ा पेशेंस रखना पता है इन सब में। और जो पॉजिटिव भी काफ़ी है, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि धीरे धीरे मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। एंड नो काफ़ी हद तक डिफेंस में भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट फिर नो सर्किट्स एंड ऑल दैट जो बनाते हैं
वो बहुत ही यूजफुल होता है डिफेंस में। तो मार्जिन अगर ये 10%, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको ईबिटा मार्जिन बताया कि 10%, वो अगर आगे जाके मेंटेन करते हैं, ये रहा, ओके, ये 11 दिखा रहा है, तो वो अगर मेंटेन करना चाहिए उनको, उससे नीचे जाएंगे तो इसके लिए दिक्कत आएगी। ठीक है। और काफी सारे डिफेंस के भी ऑर्डर 400 करोड़ के आसपास उनके पास आने वाले बातें चल रही है। तो एक्सपोर्ट शेयर जैसे जैसे ग्रो होगा, इनको भी डायरेक्ट फायदा होगा। तो काफी हद तक ऑर्डर बुक में इनमें ध्यान देखना पड़ेगा। अदरवाइज कंपनी अच्छी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ता है। और एक कंपनी जो, लास्ट कंपनी जो हम लोग लेंगे वो है एम्बर एंटरप्राइज। अभी एम्बर एंटरप्राइज भी देखिए कि वो टोटल रूम एयर कंडीशनर मार्केट में है। ठीक है, स्प्लिट एसी ले लो या, ओके, इन सब में। एंड आप देखिए पीसीबी भी बनाते हैं। ठीक है। तो और बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेलवे में जॉइंट वेंचर काफ़ी सारे हैं। अब ये स्टॉक भी अच्छा खासा बढ़ा है। ठीक है, अब इतना बढ़ा है तो थोड़ा तो गिर सकता है। तो एम्बर ऑलमोस्ट सिर्फ 22% गिरा है, इतना इतना ज़्यादा गिरा नहीं है। ठीक है। और इसका भी यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत वॉलेटिलिटी, अगर आप देखें तो ये, अब ये देखिए कि जून में 106 करोड़ का था और सितंबर में -32, जबकि लास्ट सितंबर में उसने 21 करोड़ बनाए थे। ये प्रॉब्लम होता है, ये जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो लोगों को पसंद नहीं आती है। ठीक है। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। और मैनेजमेंट बोल रहे कि यहाँ भी प्रॉब्लम इन्वेंट्री की है। जो एलिवेटेड इन्वेंट्री थी उसके वजह से, और प्लस उनके जो जेवी में भी थोड़ा इम्पैक्ट आया था, प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्ट इम्पैक्ट आया, तो उसके वजह से ये स्टॉक इतना चला नहीं, सॉरी, इस स्टॉक को इतनी पिटाई हो गई। यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ से देखो, और कोई नहीं तो पॉजिटिव तो काफी सारे हैं। क्योंकि अगर आप देखो जीएसटी रेशनलाइजेशन तो हुआ ही है। ठीक है, लेकिन जो इन्वेंट्री के जो इश्यूज थे वो अभी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल भी धीरे धीरे स्ट्रेस फ्री हो रहा है। सो सीजनैलिटी की जो इशू थी, जो सेकेंड क्वार्टर था, जो सितंबर वाला, वो सबसे वीक क्वार्टर होता है। वहां से वो लोग बाहर निकल रहे हैं, तो वहां इनको एक तरह से फायदा है। तो नेक्स्ट साइकिल में होपफुली थिंग्स विल बी मच मच बेटर। ओके, तो आरएसी की जो डिमांड है वो आगे जाके इनकी बढ़नी चाहिए। इबिटा मार्जिन यहाँ भी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6% है, वो उनको मेंटेन करना पड़ेगा। उससे ज्यादा ही जाना पड़ेगा सबको। इन सब कंपनीज के साथ सबसे बड़ा इशू इबिटा मार्जिन का होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम में अ, बनाते हैं प्रोडक्ट्स, इनका इबिटा मार्जिन हमेशा कम रहता है। और फाइनेंस कॉस्ट होता है, या आप कैपेक्स बढ़ा रहे हो तो अगर लोन लेते हो तो उनका भी इम्पेक्ट आता है, इन्वेंट्री का भी इम्पेक्ट आता है। क्योंकि ऐसा कोई भी हिट आया, सीजनल हिट आया, तो इनको डायरेक्टली इम्पेक्ट आ सकता है। रेलवे, इनका क्या है, कुछ कुछ सेगमेंट है, रेलवे है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो होपफुली आगे जाके वो अच्छा चलेंगे तो इनको भी फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, जो ऐसे बोला, इन्वेंट्री, मार्जिन, वॉल्यूम ग्रोथ, सीजनैलिटी, बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके, ये सब को ध्यान में देखना पड़ता है। लेकिन अगर ये ठीक चले तो ये पांचों स्टॉक, जैसे मैंने बोला ना, दे हैव गिवन एन एक्सेलेंट रिजल्ट, और आगे भी ये दे सकते हैं। लेकिन वन हैज टू बी केयरफुल एंड एसेस द सिचुएशन वेरी वेरी वेल। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि इसमें हमको लगता है कि अरे पहले भागा था अभी भी भागेगा, जरूरी नहीं है। और आपको इन लोगों को, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड क्लाइंट्स होते हैं ना, कुछ ही क्लाइंट्स होते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से इन सब में इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम भी जब देखते हैं तो बहुत ही ध्यान से देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक क्लाइंट जाता है तो भी इशू आ जाता है। तो ग्रोथ सेक्टर है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन थोड़ा केयरफुल लेके चलना है। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालेगा। और आगे जाके ये एक्सपांड होगा, ये सेक्टर एक्सपांड होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि 140 करोड़ की पब्लिक है। ठीक है, सबका अपना खुद का, कहते हैं ना, सॉरी, सबको जॉब चाहिए, ये चाहिए, तो ये सब ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं ना, वो बहुत ही लार्ज स्केल में स्किल लेवल को हायर करते हैं। और गवर्नमेंट इसलिए इन लोगों को पीएलआई स्कीम देती है। ठीक है। अगर ओवरऑल
ये सब के वजह से ही ना ये सब कंपनियां थोड़ा अच्छे चलती है, क्योंकि पीएलआई स्कीम से भी आपको काफी फायदा होता है। लेकिन ये जरूरी है। देखिए चाइना में भी क्या हुआ है, चाइना ने में भी बहुत कहते हैं ना कि एग्जम्पशन दिया है ऐसी सब कंपनीज को। तब जाके आप देखो कि ईएमएस सेक्टर में चाइना इज ऑलमोस्ट 30% एंड ऑल दैट, ठीक है, कंपेयर टू अदर कंपनीज। सो दिस शोज के आपको यू हैव टू बी नो, इनिशियली गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है। ओके, एंड देन जैसे जैसे वो बड़े होते, जैसे जैसे वो ठीक ठाक होने लगते, तब जाके ये लोग सब्सिडी नॉर्मली बंद कर सके। तब तक तो उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है। तो अभी जो गवर्नमेंट कर रही है वो वही कर रही है। अभी मेन क्वेश्चन कि क्या ये सब कंपनी को रखना चाहिए या क्या ये होल्ड करना चाहिए। मेरे हिसाब से देखो प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि बेचने का कोई मौका है। ठीक है, मैं तो अभी मैं कुछ बाय सेल नहीं बोल सकता है इसमें, लेकिन रीड बिटवीन द लाइन सेबी के रूल्स होते हैं, तो मैं आई एम नॉट टू मच श्योर कि आपको इनको सेल करना चाहिए। आई थिंक स्कोप अच्छा है। ओनली जो जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की ना, वो आपको देखते रहना है कि इन सब कंपनीज में रिजोल्यूशन उस लेवल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उस लेवल पे आ रहा है तो ये सब कंपनी बुरी नहीं है। ये सब कंपनी में आगे प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड। होपफुली थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में काफ़ी रिकवरी भी आ सकती है। ठीक है, चले तो यहाँ तक रखते गाइस। सो कैसा लगा ये सेशन? वॉज इट बैड, वर्स, गुड, ग्रेट, एक्सलेंट? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। अगेन मैरी क्रिसमस टू एवरीवन गाइस। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.